डियर स्टूडेंट्स, सिक्स लेसन वीडियो संख्या 2 में आपका स्वागत है। सेकंड सेम में हम पढ़ रहे थे सल्तनत का विस्तार। तो इस पाठ में मुख्य रूप से खिलजी वंश को हमने पढ़ा। खिलजी वंश में भी हमने जलालुद्दीन खिलजी को पढ़ा। फिर हम अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार पढ़ रहे थे, एक प्रकार से कहाँ कहाँ पर उसने विजय या सैनिक उपलब्धियाँ उसकी थी। तो उसमें हमने एक बिंदु पढ़ लिया है, उत्तरी भारत की विजय। और मैंने आपको बताया था कि ये जब आप कर लेंगे तो इससे आपका एक मैप का क्वेश्चन भी हल हो जाता है। और एक बड़ा क्वेश्चन जो कई बार आता है कि साम्राज्य विस्तार के बारे में लिखो या मैप में उसको दर्शाइए प्रमुख स्थानों को, तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके पूरे हो जाते हैं इससे। तो आज हमने पढ़ना है दक्षिण भारत की विजय। अलाउद्दीन खिलजी ने सुदूर दक्षिण में भी जो है अभियान किए। प्राचीन काल में हमने पढ़ा मौर्य गुप्त शासकों ने आधिपत्य यहाँ पर रखा था। तो पहला शासक था सल्तनत कालीन, फर्स्ट ऐसा शासक था ये जिसने दक्षिण में अभियान किए। पहला ऐसा शासक था सल्तनत काल का। उसने स्वयं दक्षिण भारत की ओर कदम नहीं रखा, बल्कि यह विजय अभियान उसके एक दास, एक खास बात थी कि दास द्वारा ये सारे काम उसने करवाए। मलिक काफूर जिसका नाम था, ये हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पहला जो उसका अभियान है देवगिरी का अभियान है, जो 1306 और 7 ईस्वी के बीच। देवगिरी महाराष्ट्र उत्तर व दक्षिण का द्वार माना जाता है। दक्षिण का द्वार भी है और उत्तर का द्वार भी, क्योंकि उत्तर में भी उधर से ही जाएंगे और दक्षिण में भी। तो अलाउद्दीन से दक्षिणी विजय के लिए आधार बनाना चाहता था कि ये आधार बन जाए, बेस का काम करे इस जगह। वैसे इस राज्य पर विजय वह सुल्तान बनने से पहले 1296 में भी कर चुका था, जीत चुका था इसको। जब वह जलालुद्दीन का सेनानायक था, इस विजय के बाद उसने यहाँ से भारी मात्रा में धन जो है प्राप्त किया था। और साथ ही पराजित शासक रामचंद्र से वार्षिक कर, रामचंद्र जो शासक था उसने स्वीकारा था कि वह वार्षिक कर देगा। वचन दिया, लेकिन कुछ वर्ष के बाद रामचंद्र या रामदेव ने यह कर देना बंद कर दिया। इसलिए एक बहाना तो अलाउद्दीन के पास ये था, दूसरा था रायकरण देव को शरण देना। रायकरण को शरण देना भी जो है उसके पास युद्ध करने का बहाना था। देवगिरी के शासक ने रायकरण देव को शरण ही नहीं बल्कि दक्षिणी गुजरात के क्षेत्र पलगाना पर नियंत्रण के लिए भी सहायता की थी। अलाउद्दीन नाराज था कुल मिलाकर इन दोनों ही बातों से। 1360 में एक साथ 2 सेनाओं को आक्रमण का आदेश दिया। 2 सेनाओं को आक्रमण का आदेश देता है एक साथ। पहली सेना ने राय कर्णदेव को पराजित किया और उसकी रूपमती पुत्री देवन देवी को पकड़कर दिल्ली भेजा गया। तो फर्स्ट ने क्या किया, कर्णदेव को पराजित किया। राय कर्णदेव थे, उनको पराजित कर दिया। और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था, रूपमती थी, वो काफी सुंदर थी, देवल देवी, उनको भी दिल्ली भेज दिया गया हरम के लिए। तो इसके बाद दूसरी सेना ने मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी के शासक को पराजित किया। सेकंड जो सेना थी मलिक काफूर के नेतृत्व में, उसने रामचंद्र को पराजित कर देते हैं, वो जो वहाँ का शासक होता है। वध नहीं किया गया, कहते हैं कि अलाउद्दीन के आदेशानुसार उसे दिल्ली भेजा गया, जहाँ उसका अपमान करने के बजाय स्वागत होता है दिल्ली में। कुछ समय बाद उसे उसका राज्य ही वापस नहीं किया, बल्कि दिल्ली से रवाना होते उसे 1 लाख स्वर्ण टंका राय रायान की उपाधि, वेरी गुड, राय रायान उपाधि, 1 लाख टंका स्वर्ण और राजत्व का एक प्रतीक, उसको छत्र भी जो है प्रदान करता है। रामचंद्र ने अपनी एक पुत्री भट्टेपाली का विवाह, भट्टेपाली का बदले में भट्टेपाली का विवाह
अलाउद्दीन से कर दिया। और उधर देवल देवी का विवाह जो आई थी वहाँ से, देवल देवी का विवाह खिजर खां से कर दिया गया, जो खिजराबाद को संभाल रहा था। खिजर खां इसका लड़का था अलाउद्दीन का। तो ऐसा घटनाक्रम इतिहास में घटता है। इस प्रकार देवगिरी के शासक यादव शासक रामचंद्र को सुल्तान अलाउद्दीन ने अपना विश्वास पत्र बना लिया, जो उसके आगे के लिए दक्षिण विजय अभियानों का एक मुख्य सहायक बन जाता है। तो इस तरह से मुख्य सहायक बनाने में कामयाब अलाउद्दीन हो जाता है। उसके बाद वारंगल की विजय, दक्षिण में दूसरा जो स्थान इन्होंने जीता था वो था वारंगल 1309 में। वारंगल तेलंगाना क्षेत्र में है। यहाँ पर काकतीय वंश का जो शासक था प्रताप रुद्र देव, ये नोट कर लें आप, इम्पोर्टेंट ये नहीं लिखे तो इस प्रश्न के उत्तर का कोई महत्व नहीं है। शासकों का भी अगर आपको नहीं पता होगा तो उसका खजाना हीरे जवाहरात सोना चांदी समृद्ध खजाना था, उसका कुल मिलाकर भरा हुआ था। इसी पर नज़र थी अलाउद्दीन की। धन उसकी सबसे प्रमुख लालसाओं में से थी। बर्नी और इसामी दो इतिहासकार उस समय के हैं। इनके विवरणों से भी ऐसा स्पष्ट होता है। उनके अनुसार मलिक काफूर का यह आदेश था कि यदि शासक अधीनता स्वीकार करता है और खजाना घोड़े दे देता है और भविष्य में भी कर देने का वादा करता है, तो वापस उसको राज्य जो है लौटा दिया जाए। और उसे खिल्लत शाही पोशाक और छत्र प्रदान कर दिया जाए। खिल्लत मतलब शाही पोशाक, नोट कर लें। खिल्लत और छत्र जो है उसको दे दिया जाए। वारंगल का किला दक्षिण का एक मजबूत किला था। इसकी बाहरी दीवार मिट्टी की थी, लेकिन कहते हैं कि इस्पात की तरह मजबूत थी, जबकि भीतरी दीवार पत्थर की थी। तो जितना आसान नहीं था इसको पहुंचना और जितना आसान नहीं था यहाँ पर। दुर्गम रास्तों को पार करते पहुंचने में उसको 6 महीने लगे। 6 महीने तो पहुंचने में लगे, ऐसा किला था ये। काफी संघर्ष और दीर्घ घेराबंदी के बाद इस दुर्ग को अंततः वो जीतने में सफल हो जाता है। वारंगल के शासक ने सुल्तान अधीनता मान ली। अधीनता मानकर कर देने का वचन वो दे देता है। 1000 ऊंटों पर जो है लादा गया। 1000 ऊंटों पर लादा गया। इतना ज्यादा जो है धन यहाँ पर था। भारत में धन की कोई, इसका मतलब है कि संपदा की कोई कमी कभी नहीं रही। उसके बाद हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से, एक सेकंड। 1000 ऊंटों पर लाद कर दिल्ली ला गया। 700 हाथी और 7000 घोड़े भी प्राप्त हुए। इस धन को प्राप्त करके अलाउद्दीन ने मलिक काफूर का उत्साहवर्धन किया। दक्षिण में से और आगे बढ़ने का आदेश देता है वो, क्योंकि ललक बढ़ती जाती है। और इसके बाद द्वार समुद्र की विजय की जाती है 1310 में एक बड़ी सेना के साथ। द्वार समुद्र कर्नाटक में है। हैलेबिद, आधुनिक जो हैलेबिद जगह है वहाँ पर है। तो यहाँ उसने होयसल वंश के शासक वीर वल्लभ तृतीय बल्लाल देव, वीर वल्लभ तृतीय या बल्लाल देव, शासकों के नाम होने जरूरी है याद, पराजित कर वही जो ऊपरी शर्तें थी वही मानने के लिए उसको भी बाध्य किया और शासक उसको स्वीकार कर लेता है। और यहाँ भी लूट मार और खजाना जो है ले जाया गया। लूट मार से जो खजाना प्राप्त हुआ, धन प्राप्त हुआ, वो अधिक था। मुख्य निशाना मंदिर बने, जो अथाह धन दौलत के भंडार थे, हम पहले पढ़ के आए हैं। विजय उपरांत वीर वल्लभ को दिल्ली भेजा गया। वार्षिक कर का वचन लिया इससे भी। इसामी के अनुसार, इसामी क्या लिखता है इतिहासकार है
कि अलाउद्दीन ने उसको 10 लाख टंका, शाही पोशाक और एक छत्र प्रदान किया और राज्य उसको वापस लौटा दिया। मदुरा की विजय 1311 में। वारंगल से आगे मलिक काफूर अब मदुरई पहुंचता है। मदुरा या मदुरई एक ही बात है। दक्षिण में पांड्य वंश का यहाँ पर राज था। आक्रमण के समय वहां उत्तराधिकार के लिए सुंदर पांड्य और वीर पांड्य में 2 भाइयों में युद्ध चल रहा था। सुंदर पांड्य ने मलिक काफूर से सहायता मांगी। काफूर ने स्थिति का लाभ उठाया और मदुरई में खूब लूटमार की वीर पांड्य को हटाकर। पाटन में एक मुस्लिम व्यापारी की बस्ती सहित समस्त नगर को लूट लिया, छोड़ा नहीं गया। चिदम्बरम मंदिर था मद्रास के पास, उसको ध्वस्त कर दिया गया। यह भी कहा जाता है कि सुदूर दक्षिण तक की विजय प्रतीक के रूप में उसने रामेश्वर में एक मस्जिद का निर्माण कराया। उसके बाद अंतिम जो दक्षिण की विजय थी वो थी देवगिरी पर पुनः विजय करता है अब 1312 में। सब बातें हम पढ़ के आए थे कि कैसे रामचंद्र ने दीनता स्वीकार कर ली थी और सल्तनत में शामिल न करके उन पर केवल आधिपत्य रखा था। आधिपत्य था, केवल अधिकार नहीं किया गया था। राज्य वापस लौटा देता था। वार्षिक कर वसूला जाता था और देवगिरी में एक सीमा तक इस नीति को त्यागना पड़ा क्योंकि रामचंद्र के बाद उसका पुत्र शंकरदेव शासक बनता है। उसने कर देना बंद कर दिया, स्वतंत्र शासक की तरह वह व्यवहार करने लगा। दूसरा यह है कि मलिक काफूर दक्षिण के दूरतम क्षेत्र तक विजय प्राप्त कर चुका था। अब उसे देवगिरी को आधार शिविर की आवश्यकता नहीं थी। अतः दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। युद्ध अनिवार्य हो गया इन आरोप प्रत्यारोपों से। इस प्रकार युद्ध में शंकरदेव की पराजय हुई और मलिक काफूर ने किले पर अधिकार कर लिया और शंकरदेव पराजित होकर भाग गया। शंकर भाग जाता है। इस प्रकार देवगिरी राज्य के एक बड़े क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया जाता है, लेकिन राज्य का एक भाग पुराने राजवंश के सदस्यों के नियंत्रण में ही दे दिया। राज्य का एक भाग पुराना जो वंश था उनके हाथों में और बाकी राज्य में सम्मिलित कर लिया जाता है। इस प्रकार से जो अभियान चलाए दक्षिण में अलाउद्दीन खिलजी ने, उनका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार नहीं था बल्कि धन हड़पना था। ज्यादा से ज्यादा धन हड़पना था। शामिल नहीं किया देवगिरी को छोड़कर किसी को भी। ये हम देख चुके हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी कर सके। जेएल मेहता क्या कहते हैं इस संबंध में? उसकी दक्षिण नीति सूझ व दूरदर्शिता पर आधारित थी। उसकी जो दक्षिण नीति थी वो, नोट कर लें इसको, एक आधा कोट भी लिखना होता है, सूझ व दूरदर्शिता पर आधारित थी। मंगोल नीति क्या आती है? मंगोल नीति। मंगोल तंग कर रहे थे। मंगोलों के आक्रमण प्रारंभ हो गए थे भारत पर। इसके समय में पहले भी हो रहे थे। प्रारंभ में एक खतरनाक नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे ये जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और अलाउद्दीन के समय तक ये चुनौतीपूर्ण हो गए। सख्त कदम उठाने का जो है इरादा किया अलाउद्दीन ने।
पुराने किलों की मरम्मत, नए किले, योग्य सेनापति, जो बलबन ने किया था सारे काम वही नियुक्त कर दिए। बंदी जो मंगोल थे, बंदी मंगोलों को सार्वजनिक भयंकर दंड दिए गए। भयंकर दंड देकर भय पैदा करने की कोशिश की गई मंगोलों के दिलों में सल्तनत के प्रति। उसके समय में मंगोलों के 5 आक्रमण हुए और आखिर में उन सब आक्रमणों में मंगोलों को पराजय का मुंह ही देखना पड़ा। तो ये हमने जो है साम्राज्य विस्तार कुल मिलाकर देखा। इसी पर एक आधारित मैप आता है। मैं आपको इसमें यहाँ पर आपको मैप में दिखा दूंगा। हम अलग से भी मैप की कुछ वीडियो, कुछ फाइल आपको भेजेंगे, लेकिन आप यहाँ देख लें अच्छे से। मैप की डिटेल आपको लिखनी है, वही टिप्पणी आपको लिखनी होती है, हेडिंग लिखनी है, संकेत देने हैं, ठीक है। प्रमुख स्थान और जो उसकी राजधानी है इनको दिखाना होता है संकेत में। हेडिंग तो कंपलसरी चीज़ है, पीडीएफ में आपको भेज दूंगा ग्रुप में, लेकिन उसको आप सेव कर लें, इस बात को ध्यान कर लें, सेव करके रख लें। और फिर ये ना कहें कि मैंने बताया नहीं था कि टिप्पणी कैसे लिखनी है और कैसे बनाना है। तो एक बार आपकी सुविधा के लिए मैं दिखा देता हूँ आपको मैप, ध्यान से देखें। अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार को दिखाया है। ये आप देखोगे डैश डैश लगा रखे हैं, ये ऐसे ये वाला जो साम्राज्य विस्तार है ये यहाँ से ऐसे, क्योंकि और बाकी राज्यों को इसने शामिल नहीं किया था। और अप्रत्यक्ष अधिकार में दिखा रखा है देवगिरी, होयसल, वारंगल और द्वार समुंदर, ये अप्रत्यक्ष अधिकार में है। तो ये 2 तो स्थान हो गए। अब तीसरा आप बनाएंगे क्या, प्रमुख स्थान। तीसरा संकेत आप क्या बनाएंगे, ऐसा करके बना लो, प्रमुख केंद्र या स्थान इसके साम्राज्य में। तो प्रमुख स्थानों को जैसे ये सारे ही लगभग मैपों में यही आने हैं आपके। दिल्ली, रणथंभौर, अजमेर राजस्थान में है, ये राजस्थान में। दिल्ली आपको पता ही है, कन्नौज यूपी में है, कड़ा आपका यूपी में है, इलाहाबाद यूपी में है, पाटलिपुत्र बिहार में है, लखनौती बंगाल में है, इलिचपुर है, उज्जैन एमपी मध्य प्रदेश में है, सिंध, ठट्टा, मुल्तान, कोयटा, लाहौर, देवगिरी, द्वार समुंदर, होयसल ये दक्षिण में है। तो ऐसा करके आप मैप बनाएंगे। ये तो आपका मैप। और टिप्पणी आपने भी ये पढ़ी, यही टिप्पणी थी। टिप्पणी में अलग से तो कुछ है नहीं। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार, और उसके बाद आर्थिक सुधारों के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। फिर हम मोहम्मद तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तुगलक वंश में मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, पहले गयासुद्दीन तुगलक फिर मोहम्मद तुगलक, और फिर उनके भी इसी तरह से जो जो उन्होंने योजनाएं तरीके अपनाए। और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य का नया लेसन आ जाएगा, वो तो बात का विषय है। तो कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चंस, डाउट हो तो आप वो ले सकते हैं, और LMS का यूज़ करना शुरू कर दें।